सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम पहला टॉपिक जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसको कवर करेंगे, जिसमें हम कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट कैसे हुई वर्ल्ड में देखेंगे, हम इंडिया में देखेंगे एंड J&K में भी जितनी हो सकी है वो हम देखेंगे। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो पहले 3 सब टॉपिक्स हैं वो तीनों आपके इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर की PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ इसके जो MCQs होंगे इस टॉपिक के, वो अलग से वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूंगा। साथ साथ दोनों ही वीडियो साथ साथ अपलोड हो जाएंगी। एक वीडियो अकेले में अगर हम दोनों करते क्लब तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो बोरिंग सी हो जाती वीडियो आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो इसलिए MCQs की वीडियो अलग से बनाई जाएगी और थ्योरी की वीडियो जो है वो अलग से बनाई जाएगी। और एक बात और मैं कहूँगा कि साथ साथ जो है आप अपने नोट्स जो हैं वीडियो को देखते देखते साथ साथ नोट्स भी बनाइए, क्योंकि PDF तो आपको मिलेगी, लेकिन इन स्लाइड्स पर आपको सिर्फ कीवर्ड्स मिलेंगे। जो बीच की जो क्रक्स है वो मैं जैसे जैसे आपको साथ साथ बोलता जाऊंगा वैसे वैसे जो है वो आप एक नोटबुक पर अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। देखिए, कोऑपरेटिव्स जो हैं, कोऑपरेटिव वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। कोऑपरेरी का मतलब होता है विद एंड ओपेरेरी का मतलब होता है टू वर्क। यानी कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है एक साथ काम करना किसी कॉमन पर्पस के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। म्यूचुअल बेनिफिट हर एक मेंबर का जो भी उस कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व है। और म्यूचुअल बेनिफिट किस फील्ड में होना चाहिए? सोशल फील्ड में भी और इकोनॉमिक फील्ड में भी। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉमन पर्पस के लिए बनी है और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनी है, उसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। और बेनिफिट जो है मोस्टली किस चीज़ का होना चाहिए? इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। और म्यूचुअल यानी हर एक इंसान को बेनिफिट होना चाहिए और सोशल बेनिफिट्स भी होने चाहिए। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन एक बनती है उसे हम सिंपल में अगर कहें तो सिंपल में हम उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1912 का, जिसके तहत इंडिया की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, इसके बाद ही उन्हें कोऑपरेटिव का दर्जा मिलता है भारत में। वो इसी एक्ट के दौरान मिलता है। और इस एक्ट में जो है कोऑपरेटिव को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, वो इस एक्ट में डिफ़ाइन करते हैं कि कोऑपरेटिव इज़ अ सोसाइटी विच हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो ये कोऑपरेटिव को ऐसा डिफाइन करते हैं कि कोऑपरेटिव एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसके मेंबर्स का, उस पर ध्यान दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स के जो भी कानून हैं, जो भी रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके जितने भी मेंबर रहेंगे एक सोसाइटी के, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रमोशन जो है इस सोसाइटी में, उस पर ध्यान दिया जाता है। इसे कोऑपरेटिव कहा जाता है। फीचर्स क्या हैं कोऑपरेटिव्स के? तो कोऑपरेटिव के फीचर पहला जो है वो है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाओगे और किसी को ज़बरदस्ती टर्मिनेट कर सकोगे। यहाँ पर जो है एक फ्री है इंसान, इसके अंदर एंट्री भी फ्री है, जो चाहे वो आ सकता है, कोई किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और जब चाहे वो इसको छोड़ भी सकता है। कोई बॉन्ड पीरियड इसमें नहीं देखने को मिलता। यानी आपकी बिल्कुल वॉलेंट्री इसमें पार्टिसिपेशन रहती है। आपको मेंबर बनना है, आप बनिए, जब तक बनना है तब तक बनिए। उसके बाद आपको अगर अच्छा लग रहा है, फ़ायदे में है, तो आप ज्वाइन रखिए, नहीं तो जब मर्ज़ी जो है आप छोड़ सकते हैं। तो ये पहला फीचर जो है कोऑपरेटिव्स का रहता है। दूसरी बात करें तो टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि इसका मेन मकसद एक और रहता है कि जो जितने भी मेंबर इसके अंदर बनेंगे उन मेंबर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आर्थिक सिचुएशन जो है उनका जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। यानी उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें कभी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, कोई भी इकोनॉमिक हार्डशिप उन्हें फेस करनी पड़े। इसका पूरा पूरा ध्यान जो है वो कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल में रखा जाता है। कैसे रखेंगे हम आगे बिल्कुल इसको देखेंगे। तीसरा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर जो है इनको रजिस्टर होना पड़ता है, और ये एक कंपलसरी चीज़ है। ओके, यानी जब तक आप इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे आपको कोऑपरेटिव का दर्जा जो है इंडिया में वो नहीं मिलेगा। तो ये कंपलसरी प्रोसेस है।
उसके बाद मिनिमम 10 पीपल्स आर नीडेड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक या दो मेंबर जाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है किसी भी तरह की बना सकते हैं। कम से कम इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1912 का, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मिनिमम 10 लोगों की ज़रूरत आपको है। इन 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग हैं, आप जुड़कर एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, तो मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं 10। उसके बाद कैपिटल कहाँ से आती है मेन के लिए, तो कैपिटल आती है यहीं के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं से जो है कैपिटल के रूप में भी पैसे लिए जाते हैं। यानी जो वन टाइम कैपिटल, जब आप मेंबर बनते हो आपको एक कैपिटल देनी पड़ती है। दूसरा होता है डिपॉजिट्स होते हैं, मंथली डिपॉजिट्स जिसको करवाने होते हैं वो करवाता है, उसके हिसाब से उसे शेयर्स एंड डिविडेंड भी मिलता है। उसके बाद बैंक की बोरोइंग्स जो हैं ये भी कैपिटल का हिस्सा बनाती हैं। बाहर से लोन्स भी लेते हैं ये कोऑपरेटिव्स, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं इनका कैपिटल बनाती हैं, जिसका इस्तेमाल जो है ये लोग करते हैं अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उनको पूरा करने के लिए। ओके, उसके बाद अगली चीज़ है कि इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, यहाँ पर एल आएगा, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी ये लीगल एंटिटी है। इस पर इसको अगर आप चाहें तो कल अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी चीज़ कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व है तो आप इनको कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, यानी आप इन पर केस कर सकते हैं। एंड आप अगर इनके साथ कोई गलत कर रहे हैं, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा इंसान गलत कर रहा है, तो वो उस इंसान को भी जो है कोर्ट में ले जा सकती है, उसे भी सू कर सकती है। एंड कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे को ये सू कर सकते हैं, दैट इज़ क्योंकि ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि लीगल इंस्टीट्यूशन कैसे बन जाता है, जब ये रजिस्टर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत, जब ये रजिस्टर करते हैं तो ये एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं। ओके, आखिर में इनका लास्ट फ्यूचर अगर हम देखें तो वो है सर्विस मोटिव, कि इनका जो मेन मोटिव रहता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रॉफिट इनको गेन करनी है, लेकिन इनका जो काम है वो सर्विस का रहता है, वेलफेयर का रहता है। जो भी इनके मेंबर हैं, यानी जो भी एक सोसाइटी या कम्युनिटी ये बनाते हैं, उनका वेलफेयर जो है इनका मोटिव रहता है, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट भी इनको मिलती है, उसको भी अलग से डिविडेंड दिया जाता है लोगों को, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं इस कोऑपरेटिव के, लेकिन वो मेन मोटिव इनका नहीं रहता। मेन मोटिव इनका रहता है वो सर्विस और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो हैं फीचर्स हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इसके बाद अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है मिडल मैन को बिल्कुल निकाल देना। तो ये क्या करते हैं कोऑपरेटिव्स, मिडल मैन को कैसे निकालते हैं कि कोऑपरेटिव्स, मान लीजिए जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है वो क्या करेगा कि डायरेक्ट जो है जहाँ पर मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी चीज़ें एक कोऑपरेटिव्स के मेंबर को चाहिए, उनकी कम्युनिटी को चाहिए, वो डायरेक्ट वो मटेरियल जो है वो फार्मर से ख़रीद लेंगे या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे ख़रीद लेंगे, और बीच का जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, उन्हें जो ख़रीदा हुआ माल है वो सस्ता पड़ेगा, और वो सस्ता माल फिर जो कम्युनिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी सस्ते रेट पर भी हो पाएगी। तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेने की वजह से क्या होता है कि इन्हें जो है सामान सस्ता मिलता है, और वही सामान सस्ता लेकर ये जो है अपने मेंबर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उनको भी सस्ता मिलता है, जिसकी वजह से मिडल मैन जो है एलिमिनेट हो जाता है, और इनको सामान सस्ता भी मिलता है और प्रॉफिट में भी इनको ज़्यादा मार्जिन रहता है। क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव्स में जो है गरीब तबके के ही लोग रहते हैं जो कि कोऑपरेटिव्स में जुड़ते हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ऐसे ही कायम रहता है। ठीक है, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव वो है रेज द इकोनॉमिक स्टेटस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही कर कर जो है पैसे जो हैं, पैसे बचाना जो है मेन मोटिव रहता है, जिससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है इनके मेंबर्स का वो अप रहे। ठीक है, लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो अलग मेथड है, लेकिन मेन है कि इनको एटलीस्ट जो सामान है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ते दाम पर खरीद कर सस्ते दाम में दिलवाई जाएँ, ताकि इनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डूबे नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस लो ना हो, वो अप रहे। ओके, उसके बाद कैपिटलिज्म की इल इफेक्ट, यानी कैपिटलिज्म की जो खामियां थी, यानी उनका मोटिव, कैपिटलिज्म का मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्निंग,
उसमें कुछ नहीं देखा जाता कि लेबर लॉज़, लेबर की वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता। उनको काम करवाया जाता है 12-12 घंटे, बच्चों को, लड़कियों को, कोई भी उनमें ऐसा नहीं होता कि वेलफेयर की तरफ उनका ध्यान होता है, उनका सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ध्यान होता है। तो वो जो खामियां थी कैपिटलिज्म की, उसको निकालने के लिए भी जो है कोऑपरेटिव्स जो है इनका जन्म हुआ। ओके, उसके बाद तीसरा चौथा है वो है रेज द मोरल थ्रू गुडनेस, कि इसमें जो है म्यूचुअल बेनिफिट रहता है, एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप मेंबर्स के बीच में रहता है और उनका मोरल भी हाई होता है। गरीब तबके को पता चलता है कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे लोग इस दुनिया में बसते हैं, अच्छे लोग भी हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर उनके साथ खड़े रहते हैं। आखिर में कहते हैं कि इसके बाद कहते हैं कि द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी की एक और ऑब्जेक्टिव जो उनका रहता है वो है पूरी कम्युनिटी, यानी जो भी मेंबर्स होंगे एक सोसाइटी के, उन सब मेंबर्स के बारे में सोचना। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या फिर उसके बेनिफिट्स की बातें की जाती हैं। जो भी बेनिफिट होगा वो सब के ऊपर होगा, जो भी लाइबिलिटी होगी वो भी सब के ऊपर होगी, यानी सब जो है इक्वल रहते हैं। तो पूरे कम्युनिटी का ही इसमें फ़ायदा रहता है। उसके बाद अगला है कि इसमें इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है रिमूव इनइक्वालिटीज़ की, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं समाज की, चाहे वो अप्स एंड डाउन हो, गरीब या अमीर की जो इनइक्वालिटी हैं, कास्टिज़म, रिलीजियसिज्म, ये सब यहाँ पर नहीं देखा जाता। कोऑपरेटिव्स में सब इक्वल रहते हैं, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, हर कोई इक्वली बेनिफिटेड होता है। तो इस तरह से इनका ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि समाज की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हटाया जाए। उसके बाद ये जो है पॉलिटिकली और रिलीजियसली जो है ये न्यूट्रल रहते हैं, यानी कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्फ्लुएंस रहती है। आम आदमी की सोसाइटी है और आम आदमी ही इसे लीड करते हैं। पॉलिटिक्स जो है इससे दूर रहती है। और रिलीजियस भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इसमें ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, सब जो है इक्वल है। और आखिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो रहता है कि जो भी गरीब लोग हैं जो कि मेंबर रहते हैं इसमें, उन्हें कोऑपरेटिव लाइफ का एक्सपीरियंस दिलवाना। देखिए कोऑपरेटिव मीन्स बिजनेसमैन, तो गरीब इंसान ऐसे तो बिजनेस के मज़े नहीं ले सकता, बिजनेस की ओनरशिप के मज़े नहीं ले सकता, लेकिन कोऑपरेटिव में एक बिजनेस का ही काम रहता है और ये वहाँ पर ओनर भी रहते हैं। तो एक तरह का कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट जो है वो इनको डील करने के ये वहाँ पे मिलता है। कोऑपरेटिव एक्सपीरियंस जो है वो इन्हें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कोऑपरेटिव्स का रहता है। इसके बाद देखें तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर कोऑपरेटिव्स जो हैं वो वर्क करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया टू। वो कौन कौन से रॉचडेल प्रिंसिपल हैं जो कि रॉचडेल सोसाइटी के द्वारा दिए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है रॉचडेल सोसाइटी। उसके बाद आईसीएस प्रिंसिपल हैं, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस हैं, इनके ऊपर इनकी जो मीटिंग हुई वहाँ पर प्रिंसिपल्स दिए गए एंड इन्हें ही आईसीएस प्रिंसिपल को फिर 1995 में अमेंडेड भी किया गया, वो अलग से हैं। एंड आखिर में कार्वे कमेटी के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये क्या हैं चार, एक एक करके आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रॉचडेल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। रॉचडेल सोसाइटी एक बनती है इंग्लैंड में, आगे जो है स्लाइड में उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए जिनको फॉलो करके आज के कोऑपरेटिव्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इंडिया भी जो है इन्हीं रॉचडेल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करती है, यानी इंडिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इन्हीं रॉचडेल प्रिंसिपल्स के बेस पर ही बनी है और काम कर रही हैं। क्या थे प्रिंसिपल? पहला रहता है ओपन मेंबरशिप। जैसा कि मैंने समझाया कि फ्री है, आप एंट्री भी आ सकते हैं, कभी कर सकते हैं एंड एग्जिट भी कभी भी कर सकते हैं। तो ओपन मेंबरशिप है किसी के लिए भी, ऐसा नहीं है कोई रिलीजन स्पेसिफिक, कोई कास्ट स्पेसिफिक, कोई एरिया स्पेसिफिक है। कोई भी आकर जो है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होंगी उनको फॉलो करने के बाद। ओके। दूसरा रहता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यानी जो इलेक्शन के थ्रू ही इनकी जो भी मैनेजिंग बॉडी बनती है वो इलेक्शन के थ्रू ही जो है वो बनती है। ऐसा नहीं है कि किसी पावरफुल या इन्फ्लुएंस पीपल को जो है इसकी मैनेजमेंट दी जाएगी। जो मैनेजिंग कमेटी रहती है हर एक कोऑपरेटिव की वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रहती है। तो कंट्रोल जो है वो डेमोक्रेटिकली रहता है, यानी लोग खुद जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं, जो कि इनको मैनेज करते हैं।
तीसरा है लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल, कि जो भी कैपिटल एक मेंबर देता है उसमें इंटरेस्ट उनको बड़ा लिमिटेड देना है। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी आपको प्रॉफिट रहता है आप सारा इंटरेस्ट के रूप पर ही मेंबर्स को दे दें, तो इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे तो आप उस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं कर सकोगे। तो जो मेंबर्स रहेंगे उनको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो काफ़ी लिमिटेड देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों की वेलफेयर के लिए यानी अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चौथा है डिविडेंड भी देनी है। देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या है कि जब भी जो भी कैपिटल जो एक मेंबर अपना देगा तो इंटरेस्ट जो है वो उसको पर ईयर मिलता रहेगा और वो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के बेस पर मिलता है, यानी जितनी प्रॉफिट होगी उसके बेस पर डिविडेंड कम भी रह सकता है, डिविडेंड जो है वो ज़्यादा भी रह सकता है। तो इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है और इनिशियली भी आपको पता रहता है कि इतना इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलने वाला है और इतने रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन डिविडेंड जो है ये प्रॉफिट के बेस पर होता है, जितनी प्रॉफिट होगी उतना ही डिविडेंड जो आपको ज़्यादा या कम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल था कि कैश ट्रेडिंग करनी है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी लेन देन रहेगा चीज़ों का सामान का वो सारा जो है वो कैश में ही रहेगा, यानी उधार में कुछ नहीं देना है आपको, क्रेडिट पे कुछ नहीं देना है, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ही रहेंगी। उसके बाद न्यूट्रल सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया पॉलिटिकली और रिलीजियसली जो है ये न्यूट्रल सोसाइटीज़ रहेंगी, जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। उसके बाद एजुकेशन जो है कोऑपरेटिव्स की, ये भी इनकी ज़िम्मेदारी रहती है कि जो भी कम्युनिटी रहती है अगर उसमें ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को या खुद को भी, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी ज़िम्मेदारी इन कोऑपरेटिव्स की रहती है। जो भी कैपिटल है उसका इस्तेमाल करके इन मेंबर्स को भी पढ़ाना है, इनको भी एजुकेट करना है और उनके बच्चों को भी एजुकेट करना है। अगर वो अपने बच्चों को एजुकेट करने में नहीं, उनकी इनकम जो है इतनी नहीं है, तो उनको हेल्प इस मामले में भी की जाती है। ओके। और आखिर में रहता है कि सेल प्योर एंड अनएडल्ट्रेटेड गुड्स, की जो अपनी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उन्हें प्योर क्वालिटी की चीज़ें देना और बिना मिलावट के जो हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं वो प्योर क्वालिटी की होनी चाहिए, मिलावट की नहीं होनी चाहिए, ये इंश्योर करना भी कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी रहती है। तो ये सारे रॉचडेल्स के प्रिंसिपल हैं जो कि इंडिया भी फॉलो करती है और बहुत सारे वर्ल्ड्स में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं। उसके बाद आईसीएस की बात करें, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस जो है ये 1995 में बनता है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये जब बनता है ये भी अपने प्रिंसिपल्स देता है। इसके जो इनिशियल जब ये बनता है तब इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं, 1895 में सॉरी ये बनता है, तब ये प्रिंसिपल इसके जो हैं वो बिल्कुल रॉचडेल प्रिंसिपल्स की तरह ही रहते हैं। लेकिन 1995 में जब अमेंडमेंट होती है तो कुछ एडिशनल इसमें डाले जाते हैं प्रिंसिपल्स, वो हम पढ़ेंगे। पहला ओपन एंड वॉलेंट्री मेंबरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पर एक चीज़ ये कही गई कि जो भी मेंबर आएगा वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उसकी रहेगी, यानी कुछ ना कुछ वो कैपिटल में शेयर जो है अपना कैपिटल में पैसा ज़रूर कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे बिना इकोनॉमिक चीज़ के वो एंटर नहीं करेगा, यानी आपकी एक फ़ी रहेगी, आपको मेंबरशिप चाहिए अगर किसी भी कोऑपरेटिव की, आपको एक नॉमिनल फ़ी जो है वो देनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रहेगी मेंबर की। उसके बाद तीसरा यहाँ पर कहा गया कि ये कोऑपरेटिव्स जो हैं ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इनकी इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, कोई इनकी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बीच या किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की इंटरफेरेंस के बीच में, इनकी वर्किंग के बीच में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद एक और आया कि एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स, कि इनके जो मेंबर्स हैं उन्हें एजुकेशन भी दी जानी चाहिए कोऑपरेटिव्स के बारे में, कोऑपरेटिव्स को कैसे बेटर मैनेज करना है उसकी ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन यानी अवेयरनेस जो है, एक्सपीरियंस जो है वो शेयर होना चाहिए, बाकी कोऑपरेटिव्स कैसे चल रही हैं, कैसे इनको फर्दर स्ट्रेंथ किया जाता है, तो ये अवेयरनेस जो है टाइम टू टाइम मेंबर्स को दी जानी चाहिए। और आखिर में कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, के एक पूरी कम्युनिटी के लिए आपको सोचना है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर फैमिली के लिए आप सोचें, तो जितने भी मेंबर रहेंगे कम्युनिटी के उस पूरी कम्युनिटी के बारे में कंसर्न रहना है। ये मेन प्रिंसिपल रहा 1995 में जब भी अमेंडमेंट हुई इसमें। ओके। आखिर में रहते हैं कार्वे प्रिंसिपल्स। कार्वे प्रिंसिपल कहते हैं कि इनका पहला प्रिंसिपल था ओपन एंड वॉलेंट्री मेंबरशिप, सेम जैसा कि मैंने कहा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट भी सेम जैसे पिछले की तरह है। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल पीछे हमने पढ़ा है। एक नई चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि कार्वे प्रिंसिपल्स के जो भी सरप्लस रहेगा, यानी जो प्रॉफिट रहती है कोऑपरेटिव्स को सारा लेन देन करने के बाद में,
साल के एंड में या महीने के एंड में, तो उसका डिवीजन जो है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की ने अगर ज़्यादा पैसा दिया है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने चाहिए, या किसी ने कम पैसा दिया है उसे प्रॉफिट कम मिलने चाहिए। इनका कहना था कि प्रॉफिट जो है जितने भी मेंबर रहेंगे, जितनी भी प्रॉफिट होगी, उन इक्वली जो है उनको डिवाइड कर देना है। तो ये इस प्रिंसिपल के मुताबिक कहना था। कई कोऑपरेटिव्स इनको फॉलो करते हैं, कई नहीं भी फॉलो करते, तो अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आखिर में है कि कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनका एक और प्रिंसिपल था कि कोऑपरेटिव एजुकेशन भी होनी चाहिए, यानी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर कोऑपरेटिव सब्जेक्ट जो है वो एक आना चाहिए, चाहे ऑप्शनल आए कंपलसरी आए, लेकिन कोऑपरेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एजुकेशन दे सके लोगों को कोऑपरेटिव्स के बारे में। आखिर में है कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, कि जितने भी अलग अलग कोऑपरेटिव्स इस दुनिया में या किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब कोऑपरेटिव्स के बीच में भी एक कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं वही कोऑपरेट करें और वो दूसरे कोऑपरेटिव्स जो हैं उनके साथ कोई डीलिंग ना रखें। हर एक कोऑपरेटिव जो है उसे दूसरे कोऑपरेटिव के साथ भी जो है वो कोऑपरेशन बनाकर रखनी चाहिए। गेन्स जो हैं, प्रॉफिट जो हैं, एक्सपीरियंस जो है वो उनके साथ शेयर करना चाहिए। इसमें फ़ायदा ही रहेगा कोऑपरेटिव्स का। तो ये थे मेन 4 प्रिंसिपल्स जो कोऑपरेटिव्स हैं। कोई कार्वे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, कोई सोसाइटी जो है वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, कोई आईसीएस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इंडिया जो है वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये भी आपको जो है सिलेबस में टॉपिक मेंशन होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इम्पोर्टेंट क्या रहती है कोऑपरेटिव्स की उनके मेंबर्स के लिए? सबसे पहले तो जैसे कि चीप क्रेडिट मिलता है फार्मर्स को, जो पहले मनी लेंडर से या बैंक से जो इंटरेस्ट रेट रहता है किसी भी लोन के लिए फार्मर के लिए, उसके मुकाबले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बिल्कुल सस्ते दामों पर फार्मर्स को लोन देते हैं, जिसकी वजह से डेट रिस्क जो है वो उन पर नहीं रहता, कोई कर्जे में आने की उनकी प्रॉब्लम नहीं रहती, और उनकी जो है एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी की मोनोपोली नहीं होती है, क्योंकि सबकी इक्वल ऑनरशिप होती है, इक्वल स्टेटस है, इक्वल बेनिफिट है। तो किसी तरह की कोई मोनोपोली किसी की नहीं होगी। जो भी डिसीज़न होगा वो वोटिंग से होता है और हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट मिलते हैं। तो किसी की भी मोनोपोली जो है वो यहाँ पर नहीं रहती। उसके बाद परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा रहती है मेंबर्स की, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सस्ते दामों पर चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, तो पैसा जो है वो बचता है, और पैसा बचता है तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। ओके। यानी अगर आप नॉर्मली चीज़ लेने जाओगे तो मान लीजिए कि 1 केजी दाल जो है वो 50 रुपए की मिल रही है, तो आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 2 किलो ही आपको दाल मिल सकेगी। तो 100 रुपये की 2 किलो दाल मिलेगी, लेकिन कोऑपरेटिव्स जो हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, तो उन्हें 100 रुपये में मे बी 3 या 4 किलो दाल भी मिल सकती है। तो परचेजिंग पावर रहती है जो पैसों की, वो यहाँ पर बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। ओके। उसके बाद है चीप मार्केटिंग की। कोऑपरेटिव्स जो हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फार्मर से जो प्रोड्यूस होता है उसे लेकर मार्केटिंग तक करना, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज, ये भी कोऑपरेटिव्स डील करते हैं। तो जब वो अपने लेवल पर ये सब कुछ करते हैं तो बिल्कुल जितना ज़्यादा पैसा एक फार्मर को मार्केटिंग में लगता था उससे कम ही पैसा उनको लगता है, तो प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर बचती है। उसके बाद हाई रिटर्न्स रहते हैं, यानी खर्चा कम होगा तो आपको रिटर्न्स जो है, आपको प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा मिलेगी। तीसरा रहता है क्वालिटी गुड्स मेंबर की। मेंबर्स को अगर ऐसे जो है मार्केट से ख़रीदने जाओगे तो बिल्कुल मिलावट भरी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं जहाँ से भी ये चीज़ें खरीद रहे हैं वो प्योर क्वालिटी की रहें, जहाँ पर मिडल मैन्स जो हैं उनको भी एलिमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से इनको लो रेट्स पर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने मेंबर को देने के लिए अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी नौकरी भी जो है इनके अंदर कोऑपरेटिव्स के अंदर मिलती है अलग अलग लोगों को। जैसे कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगने वाले हैं, आपको भी एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव्स के अंदर ही मिल रही है। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट भी इसके अंदर मिलती है।
उसके बाद कोऑपरेटिव जो हैं ये मेंबर्स को डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉलरेंस के प्रिंसिपल जो हैं वो सिखाते हैं, जो कि सोशल बेनिफिट जो हैं, सोशल इम्पोर्टेंस जो हैं उसमें गिने जाते हैं। उसके बाद फैमिली स्पिरिट मेंबर्स के बीच में रहता है, जैसा कि मैंने कहा मोरल हाई रहता है, फैमिली स्पिरिट रहता है, गुडनेस का एक्सपीरियंस होता है, एक ऐसे गरीब लोगों को भी गुडनेस का एक्सपीरियंस होता है जो कि एक्सप्लॉयटेशन से गुजरे हैं पिछले ज़माने में, उन्हें एक अच्छा माहौल जो है वो मिलता है। तो ये भी एक सोशली जो है उनको अप रखता है, मोरल उनका हाई रखता है। तीसरा, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, कि यहाँ पर काम करने के भी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती, जैसे कैपिटलिज्म में 12-12 16-16 घंटे एक्सप्लॉइट करके उन्हें इतना काम करवाया जाता था और पैसे भी बाद में उनको बहुत कम दिए जाते थे, यानी एक्सप्लॉयटेशन उनकी होती थी। वैसा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं मिलेगा, बिल्कुल फिक्स्ड और रहते हैं, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट भी अच्छा दिया जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी इनकी नहीं होती कोऑपरेटिव्स में। उसके बाद काम के साथ साथ एजुकेशन, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को या मेंबर्स को एजुकेशन भी दी जाती है और उसकी वजह से एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे सामने क्रिएट होकर आ जाते हैं, और कई बार इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहते हैं वहाँ पर भी एक्सपर्ट्स चुनकर लाए जाते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो इन कोऑपरेटिव्स के मेंबर को उनको उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है मेंबर की, कि ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव अगर कल कोई डूब जाता है तो जो भी बाहर से जिन्होंने पैसा लगाया है, बाहर से जो बोरोइंग्स या लोन लिए हैं कोऑपरेटिव ने, वो सारा पैसा इनको चुकाना नहीं पड़ता। जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहा है आपको उतना ही लोन के तौर पर देना है, यानी इनकी लाइबिलिटी बड़ी लिमिटेड रहती है। बाकी कोई भी इनसे ये नहीं कहेगा कि अपना घर बेच कर पैसे दो या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच कर पैसे दो। तो जितना इन्होंने कैपिटल में शेयर किया होगा उतना ही उठाकर जो है, जब कल को अगर लिक्विडिटी होती है कंपनी की, उतना ही पैसा दिया जाएगा उस लोन वाले से या फिर गवर्नमेंट को। तो लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, नुकसान हुआ भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं रहता, अपने मैनेज हो जाता है। उसके बाद इक्वल वोटिंग राइट रहते हैं, कि कोई भी डिसीजन रहेगा एक इंसान का एक ही वोट रहेगा। ऐसा नहीं कि जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसको 2 या 3 वोट दे देंगे, जिसने कम पैसा दिया उसको एक ही वोट। हर इंसान को एक वोट मिलता है और हर डिसीज़न जो है वो हर किसी के वोटिंग के बाद ही जो है वो डिसीज़न लिया जाता है। तो हिस्ट्री जो है कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट जो है वो 19th सेंचुरी में होती है और यूरोप में से इसकी शुरुआत होती है। पर्टिकुलरली यूरोप में देखें तो इंग्लैंड जो है उसमें ये इसकी शुरुआत होती है, और साथ साथ फ्रांस में भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं इसके दिखते हैं। तो कैसे कोऑपरेटिव्स की शुरुआत होती है, कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है आपका 19th सेंचुरी में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मशीनें जो हैं वो इंसान को रिप्लेस कर देती हैं, इंसानों की जगह मशीनें अब काम करने लगी हैं, और लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो कमाने का ज़रिया था, वो कम हो जाता है, नौकरी से लोगों को निकाला जाता है। सो इंसान जहाँ पर काम कर रहे थे उनकी जगह एक मशीन लगाकर 10 लोगों को लगा दिया गया और 90 लोगों को निकाल दिया गया। लोगों का लाइवलीहुड थ्रेट आ गया, लाइवलीहुड खतरों में आ गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक एग्रेशन जागा, जो कि प्राइमरी काज रहा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बनने का। यानी लोगों को जब यहाँ से निकाल दिया गया तो लोगों को आइडिया आया कि हमें कुछ अलग चीज़ बनानी चाहिए, जिसमें जो है हम अपना रोज़गार कमा सकें। तो ये प्राइमरी काज रहा डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स का। दूसरी अगर बात करें तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ जो की गई लार्ज कंपनीज़ के द्वारा की, जब 19th सेंचुरी के बाद चल रही थी, तो पॉपुलेशन जो है उसका भी एक्सप्लोजन हुआ। जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए थे। कोई भी चीज़ थी वो ज़्यादा तादाद में मतलब चाहनी शुरू हो गई एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर ट्रेंड। अब उस डिमांड को कैसे बढ़ाया जाएगा? डिमांड को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं था कि उनका नंबर बढ़ाया गया। लार्ज इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी वो क्या कर रही थी कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करने लगी। यानी
मिलावट जो है वो शुरू करनी शुरू होगी, ताकि अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है किसी प्रोडक्ट की वो बढ़ाई जाए विदाउट सीइंग द क्वांटिटी, विदाउट सीइंग द क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी जो कंप्रोमाइज़ होगी और मिलावट का ज़माना शुरू हो गया। कुछ लोगों को ये मिलावट जो है वो रास नहीं आई और वो इस कारण से भी खड़े हो गए और उन्होंने कोऑपरेटिव्स की तरफ जाने की सोच लगाई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अपना स्टोर खोलेंगे, हम अपनी चीज़ें खोलेंगे, जहाँ पर हम मिलावटी सामान नहीं देंगे, बल्कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों को देंगे और वो भी सस्ते दाम पर देंगे। तो ये भी एक काज रहा। तीसरा रहा एक्सप्लॉयटेशन लेबर की। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैपिटलिज्म आया, प्रॉफिट की तरफ ही इंडस्ट्रीज जाने लगी। बड़े बड़े मालिक जो थे वो बिल्कुल प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे रहे थे, लेबर्स के वेलफेयर की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था, लेबर की हेल्थ की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। उन्हें 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, बच्चों से काम करवाया जाता था, औरतों से काम करवाया जाता था, और बिल्कुल उनका कहना था कि अगर एक दिन में उनको इतना कोई भी टारगेट वो सेट करते थे, इतनी प्रोडक्शन अगर चाहिए तो इतनी प्रोडक्शन उनको चाहिए ही चाहिए थी। फिर चाहे लेबर जो है वो उसको पूरा करे ना करे, लेबर की हेल्थ ख़राब हो या वो मर भी जाएं, तब भी उनके मालिक को उनसे नहीं था कुछ लेना देना। उनको चाहिए था बस प्रोडक्शन टारगेट जो है वो हमारे पूरे होने चाहिए, चाहे वो अच्छे तरीके से हों, चाहे वो बुरे तरीके से हों। तो इसलिए प्रोडक्शन टारगेट को मीट करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन होनी शुरू हुई और वेलफेयर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और इससे भी लोगों के अंदर एजिटेशन आई, और ये भी एक थर्ड कारण रहा इस कोऑपरेटिव्स की तरफ लोगों के जाने का। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, ये कुछ ऐसे स्मॉल बिज़नेस थे जो कि इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जो कि प्रोडक्शन तो कर सकते थे, लेकिन वो ऐसी कंप्रोमाइज़ चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते थे, जिसमें वो क्वालिटी के साथ अगर कोई कंप्रोमाइज़ करें, ऐसी चीज़ करने के लिए वो तैयार नहीं। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन थे और जो मिलावट करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे बिज़नेस जो हैं इनको सफ़र करना पड़ा, इनको लॉस करना पड़ा, और धीरे धीरे ऐसे बिज़नेस जो है वो बंद हुए, और ये लोग भी एक अलग शिफ्ट की तरफ गए और इन्होंने कोऑपरेटिव्स की तरफ जाना पसंद किया। ओके, तो पहली जो डॉक्यूमेंटेड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी उसका नाम था फैनविक वीवर्स सोसाइटी। तो 1769 में जो है फैनविक वीवर सोसाइटी बनी, जिन्होंने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इस लेबर एक्सप्लॉयटेशन, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ के अगेंस्ट जाकर ये डिसाइड किया कि वो खुद अपना स्टोर जो है वो खोलेंगी, और कंज्यूमर्स जो हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं चीज़ें, उन्हें वो सस्ते दाम में बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी। तो पहली जो सोसाइटी ऐसी रही उसका नाम था फैनविक वीवर सोसाइटी। फैनविक आयरशायर में जो है ये खोली गई, और इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट था डीलिंग का वो था ओट मिल, यानी ओट मिल को जो है ये कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते थे, और बाद में अपना बिज़नेस जो है इन्होंने एक्सपेंड किया, लेकिन इनिशियली जो है ओट मिल में ही ये डील करते थे। तो ये ओट मिल जो है बेटर क्वालिटी की ओट मिल जो है वो अच्छे दामों पर दे रहे थे, और बेटर क्वालिटी की होने की वजह से, मशीन्स का इस्तेमाल ना होने की वजह से ये काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी कामयाब रहे। उसके बाद फैनविक वीवर सोसाइटी को देखकर काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित हुए, और बाकी जगह पर भी काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो 1830 तक जो हैं वो डेवलप हुई, नई नई सोसाइटीज़ जो हैं फाउंड होना शुरू हुई। इसमें से ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं 1830 तक जो बनी वो फेल्ड रही, इकोनॉमिक काजेज़ की वजह से फेल रही, या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया इनको, इसकी वजह से फेल रही। लेकिन कुछ जो हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल रही, जिसमें से एक थी लॉकरस्ट लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 1832 में बनी थी। इसे हार्ट ऑफ द इंग्लैंड भी कहा जाता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और साथ में गैलशील्ड एंड हॉविक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 1839 में बनी थी। ये दोनों सोसाइटीज़ जो 19th सेंचुरी की हैं, जो आज भी इंग्लैंड में काम कर रही हैं। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल सोसाइटीज़ रही, जो कि 1830s के बीच में बनी, और आज भी जो है करंटली इंग्लैंड में जो है ये काम कर रही हैं। तो सक्सेसफुल सोसाइटीज़ रही। उसके बाद अगर देखें तो सोसाइटीज़ तो बनती रही, लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था
हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स में वो 1844 में आया, जब रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनर्स नाम करके एक सोसाइटी बनी। ये इंग्लैंड के रॉचडेल एरिया है, वहाँ पर जो है ये सोसाइटी बनाई गई और इसमें 28 वीवर्स और आर्टिसन थे, यानी आर्टिसंस एंड वीवर्स जो हैं 28, इन्होंने मिलकर जो है ये सोसाइटी बनाई, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बिल्कुल नाखुश थे और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स ने लोगों को रिप्लेस करके उनकी नौकरी जो है वो छीन ली थी, उसके खिलाफ जाकर, और तीसरा था क्वालिटी कंप्रोमाइज़ जो हाई कंपनीज कर रही थी, उसके खिलाफ जाकर इन्होंने अपना स्टोर जो है ये रॉचडेल में खोला, जिसका नाम था लेन टू स्टोर। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं। उसके बाद इन्होंने ये रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पॉइनर्स जो है इसका जो है गठन किया और यहाँ पर ये अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचना शुरू कर दी इन्होंने। इनिशियली के सिर्फ ये 4 ही चीज़ें बेचती थी, जिसमें शुगर, बटर, फ्लोर और ओटमील जो है, ये 4 प्रोडक्ट थे। उसके बाद जो है इन्होंने अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, टी और टोबैको जो है उसके साथ भी इन्होंने डीलिंग करनी स्टार्ट की और ये हाई क्वालिटी और अनअडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच्चों को देते थे। और इसी सोसाइटी ने रॉचडेल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फार्मूलेट भी किया, जो हमने पीछे पढ़े, और उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो है ये काम करती थी। इन प्रिंसिपल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था रॉचडेल प्रिंसिपल, और इन्हीं से प्रभावित होकर दुनिया में अलग अलग कोनों में भी लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर की, क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल सोसाइटी रही जो कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बेसिस पर बनी। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके और भी कई सोसाइटीज़ बनी, और इंडिया में भी मैंने जैसा आपको बताया कि आज रॉचडेल प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हीं के बेसिस पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनका गठन रहता है। ओके, इसके बाद जो दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा वो था रॉबर्ट ऑन का। रॉबर्ट ऑन ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी के नाम से इन्होंने सोसाइटी बनाई और ये कॉटन ट्रेडिंग करते थे, यानी कॉटन का जो ट्रेडिंग थी, यानी कॉटन की खरीदो फरोख्त जो थे वो करते थे, और ये कोऑपरेटिव्स के तौर पर, यानी कोऑपरेटिव बनाकर सस्ते दाम में ये कॉटन लेते भी थे और कॉटन की चीज़ें जो हैं वो आगे लोगों को मुहैया करवाते थे अपने स्टोर से, जिसका नाम था न्यू हार्मनी। रॉबर्ट ऑन जो हैं इनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है पूरे वर्ल्ड्स में, और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सर्कमस्टांसेस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये शायद आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले। उसके बाद इनके जो वर्कर थे इनको ये गुड वर्किंग कंडीशन देते थे, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट देते थे, जिसमें कोई उनकी हैरेसमेंट नहीं होती थी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता था, उनको अच्छे वेजेस जो है वो दिए जाते थे। इस पर काफ़ी जो है फोकस रहा रॉबर्ट ऑन का, और साथ ही साथ ये अपने वर्कर्स को एजुकेशन भी देते थे। तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ के साथ साथ काम, वेजेस सब कुछ देते थे। उसके बाद इन्होंने जो है कॉटन मिल ऑफ न्यू लैनाक जो है उसका गठन किया स्कॉटलैंड में, और ये जो था स्कॉटलैंड का पहला कोऑपरेटिव स्टोर था जिसका नाम था कॉटन मिल ऑफ न्यू लैनाक। ओके, तो लोग जो हैं इनसे इनकरेज हुए और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इससे इनकरेज होकर जो हैं अलग अलग जगह पर जो है उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाए, और ये मूवमेंट जो है वो धीरे 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 स्प्रेड करना स्टार्ट होगी। उसके बाद एक और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, इन्होंने जो था गठन किया था, एक और चीज़ नई फॉर्मुलेट की थी, वो थी लेबर एक्सचेंज और लेबर नोट। लेबर एक्सचेंज में ये क्या करते थे कि जो भी वर्कर इनके यहाँ काम करता था उन्हें ये पैसे नहीं देते थे, वेजिस की जगह क्या करते थे, उन्हें गुड्स देते थे। किस हिसाब से गुड्स देते थे, उन्होंने कहा था कि एक लेबर नोट उन्होंने बनाया, और एक लेबर नोट जो था वो लगभग 10 और की वेजिस के बराबर था। यानी 10 घंटे काम करने पर जितना आपको पैसा दिया जाना चाहिए था उसके बदले 10 घंटे के काम के बदले एक लेबर नोट दिया जाता था, और इस लेबर नोट की वैल्यू के मुताबिक लेबर एक्सचेंज रहती थी। यानी इस एक लेबर की नोट की वैल्यू के मुताबिक उन्हें उतनी चीज़ें दी जाती थी जितनी इस लेबर नोट की वैल्यू रहती थी। यानी एक लेबर नोट रहेगा तो सामान कम मिलेगा, 2 लेबर नोट देकर आपको और ज़्यादा सामान मिलेगा। तो पैसे नहीं दिए जाते थे, पैसे के बदले जितने घंटे का काम होता था उतने घंटे के काम की वैल्यू का लेबर नोट रहता था। उस लेबर नोट को देकर इन्हें डायरेक्ट गुड्स प्रोवाइड की जाती थी जो कि इनको खाने में डायरेक्ट काम रहती थी। ओके, तो लेबर एक्सचेंज का ये कंसेप्ट याद रखिएगा।
उसके बाद एक और जो मेन फिगर रहता है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स में, वो उनका नाम है विलियम किंग। और ये फिजिशियन जो हैं, एक अपने ज़माने के फिजिशियन रहते हैं, और इनका भी कोऑपरेटिव्स जो है इनकी तरफ काफ़ी ध्यान जाता है। इन्हें फादर ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की बदौलत जो है यूरोप में जो है कोऑपरेटिव्स नाम का जो सब्जेक्ट है वो लोगों के बीच इंट्रोड्यूस किया गया, बच्चों के बीच एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए इन्हें जो है कोऑपरेटिव्स एजुकेशन का फादर कहा जाता है। ये भी रॉबर्ट ऑन जो हैं, यानी इनसे ही इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपनी मूवमेंट जो है वो शुरुआत की। और इन्होंने एक जनरल जो था, मंथली जर्नल जो था, ठीक है, न्यूज़पेपर कहते हैं, मंथली जर्नल भी इन्होंने एक स्टार्ट किया था जिसका नाम था द कोऑपरेटर। ठीक है, इस नाम का मंथली जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया, और इस जर्नल के माध्यम से भी इन्होंने लोगों के बीच में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनकी बेनिफिट्स जो हैं वो शेयर किए, ताकि ये मूवमेंट जो है वो और अलग अलग जगह पर फैल सके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री में मूवमेंट आती है जब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनता है। सॉरी, ये 1895 में बनता है, तो याद रखिएगा 1895 में जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनता है। और इसको फाउंड करने वाले जो दो इंसान हैं उनका नाम रहता है ईवी नील और एडवर्ड ऑन ग्रीनिंग। तो ये दोनों जो हैं ये जुड़कर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनाने की पहल करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जुड़ते हैं इस कोऑपरेटिव अलायंस में। और इनका मकसद रहता है कि जो प्रेजेंट वॉर चल रही है ऑनर और वर्कर के बीच में, उसे एंड किया जाए और इंडस्ट्रियल पीस जो है किसी तरह से लाया जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद और लेबर की एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो है काफ़ी एक डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ में जो है वो शुरू हो गया था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस अलायंस को बनाया गया, जिसके तहत प्रिंसिपल सेट किए गए, जो भी वर्कर्स और ओनर्स के बीच में प्रॉब्लम्स थी उन्हें इन अलायंस ने मिलकर जो है वो सॉल्व करवाया। बेनिफिट्स दोनों का देखा गया, वो शर्तें रखी गई, और उसके तहत जो है इसको रिज़ॉल्व करवाया गया। उसके बाद इन्होंने कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर फोकस किया कि जो भी कोऑपरेटिव्स हैं वो एक दूसरे से पार्टनरशिप में रहें, एक दूसरे से दूर ना रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। उसके बाद एक और इनका मेन मकसद ये भी था कि एक ऐसा कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि इन सेल्फ गवर्निंग वर्कशॉप्स की इस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करे। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है वो रॉचडेल प्रिंसिपल के बेसिस पर ही बनता है, यानी रॉचडेल प्रिंसिपल को फॉलो करके ही उसके बेसिस पर जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है वो बनाया जाता है। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहता है इन कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट में, इन कोऑपरेटिव्स को एक ग्लोबल स्प्रेड देने में। और ये आइडिया जो है ये पूरे यूरोप में तो फैलता ही है, और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट पूरे यूरोप के साथ साथ आपको यूएस में, कनाडा में और अफ्रीका के भी कई पार्ट्स हैं जहाँ पर देखने को मिलती है। वो उसका क्रेडिट जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को लीडर ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है ये एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो कि इसकी पूरी मैनेजमेंट को देखते हैं, इनकी पूरी रखवाली करते हैं। उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आईसीए प्रिंसिपल्स, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 1985 है, सॉरी 1895 है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इट्स 1895। ओके, उसके बाद एक और जो आखिर में आता है दैट इज़ CWS की कोऑपरेटिव ऑन होलसेल स्टोर्स। ठीक है, इसका गठन जो है ईवी नील ही करते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को भी बनाने में पार्टनरशिप रखी। और इसके मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ कंज्यूमर रिटेल सोसाइटीज़ ही इसकी मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस सोसाइटी के मेंबर नहीं रह सकते थे, ये कंडीशन ज़रूर रखी ईवी नील ने। और हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इसके मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहे। ओके, तो ये थी मेन हिस्ट्रीज़ वर्ल्ड की डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव्स की। उसके बाद एक और थोड़े दो तीन पॉइंट्स हैं, वो हैं कि फाइनेंशियली क्रेडिट यूनियंस जो हैं यानी कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये जर्मनी से इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। यानी पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है वो जर्मनी में बना, और जर्मनी में अर्बन एरिया में से किसके इस
को बनाने का क्रेडिट दिया जाता है फ्रांस हर्मन डेलिस्ट को, जिन्होंने पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है जर्मनी के अर्बन एरिया में 1852 में बनाया, और जर्मनी के रूरल एरिया में 1864 में पहला कोऑपरेटिव बैंक जो था वो फ्राइड्रिक राइफनसन का हो रहता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते थे कि सस्ता लोन जो है वो फार्मर्स को देते थे, ताकि उनकी सीड्स के लिए उनको सस्ता पैसा मिले, उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो सस्ती रहे, ताकि वो आगे भी सामान जो है लोगों को वो सस्ता दे सकें। ओके, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की ये बात रही। उसके बाद इन सब से इंस्पायर होकर जो है ये कोऑपरेटिव्स की मूवमेंट जो है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि इंग्लैंड से स्प्रेड होकर पूरे यूरोप में फैलती है, यूएस, कनाडा, अफ्रीका, और उसके बाद पूरी दुनिया में जो है धीरे धीरे जो है ये फैलनी शुरू हो जाती है। और पहले कुछ फील्ड्स तक लिमिटेड रहती है, फिर अलग अलग फील्ड्स में जो है आपको देखने को मिलती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मार्केटिंग, हाउसिंग एंड अलग अलग जगह पर अलग अलग फील्ड्स में आपको कोऑपरेटिव्स जो है उनकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और आज वर्ल्ड में मौजूदा स्टेटस अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव्स के लगभग 1 बिलियन पीपल्स हैं, यानी 1 अरब लोग जो हैं वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं अलग अलग वर्ल्ड में उनके मौजूदा मेंबर हैं, और जिसमें 350 मिलियन पीपल जो हैं वो इसमें एम्प्लॉयड भी हैं, यानी 3.5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो उसमें एम्प्लॉयड हैं, और 1 अरब के आसपास लोग जो हैं वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर हैं। तो इससे आप इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अहमियत जो है उसका एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये वर्ल्ड में डेवलपमेंट थी, कैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ से बनी, क्यों बनी, और आज का मौजूदा स्टेटस क्या है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया में जो है कोऑपरेटिव्स की मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई और मौजूदा स्टेटस उसका क्या है। तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो, जैसा कि वर्ल्ड में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट रहती है, तो हर चीज़ की शुरुआत किसी न किसी बगावत की वजह से ही होती है। जैसे वर्ल्ड में हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी, उसकी वजह से कोऑपरेटिव्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट हुई। और इंडिया में जो रीज़न रहा कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट का, वो थे मनी लेंडर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में बैंक्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते थे, और कि एक टाइम पे तो बैंक होते भी नहीं थे। जब हुई भी शुरुआत तो काफ़ी लिमिटेड जो थे वो बैंक थे, और वो लोन भी जो देते थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते थे। तो इनकी कमी की वजह होने होने की वजह से जो लोगों के पास इंस्टेंट ज़रिया रहता था वो था मनी लेंडर्स से पैसा लेना। लेकिन ये मनी लेंडर्स भी जो हैं इनसे बैंक के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट जो है वो चार्ज करते थे। तो ये जो ऑपरेशन थी मनी लेंडर्स की, जिसमें ये इनको महंगा क्रेडिट देते थे, लोन महंगा देते थे, जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनको चार्ज किया जाता था, जिसकी वजह से फार्मर जो है वो बिल्कुल कर्ज़े में आ जाते थे। और कई बारी एक कर्ज़े को चुकाने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी, मकान बेचना पड़ता था, बिल्कुल बहुत ही माइज़र कंडीशन जो है वो उनकी हो जाती थी इस वजह से। तो इसके खिलाफ जो है लोगों ने आवाज़ स्टार्ट किया, और इन मनी लेंडर्स के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए एजिटेशन स्टार्ट्स हुए। और पूना और अहमदाबाद जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से जो है ये एजिटेशन स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर लोग इन मनी लेंडर्स के खिलाफ एक्शंस की डिमांड करते हैं, और जो मौजूदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है थोड़ा एक्ट करती है। 1852 में मद्रास गवर्नमेंट जो है एक कमीशन बिठाती है, जिसका नाम रहता है, जिसके चेयरमैन रहते हैं फ्रेडरिक निकल्सन। तो ये जो है गांव में जो बैंक्स हैं उनकी एग्जामिनेशन करते हैं कि उनकी क्या खामियां हैं, और उसके बाद ये जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो ये कहते हैं कि विलेजेस के जो बैंक हैं उन्हें राइफनसन प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी अभी कि जर्मनी में जो है कोऑपरेटिव बैंक जो है रूरल एरिया में वो राइफनसन के द्वारा जो है वो खोले गए, उनके प्रिंसिपल्स के बेसिस पर। तो जो फ्राइड्रिक निकल्सन थे उनका ये कहना था कि जो इंडिया में भी जो कोऑपरेटिव बैंक हैं गाँव में खासकर, उन्हें राइफनसन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और इन्हें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही काम करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने एक्ट नहीं किया इतना इन रिकमेंडेशंस पर, और लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो हल नहीं हो पाई।
तो गवर्नमेंट से अनसेटिस्फाइड लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल अलग आकर अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना जो है स्टार्ट किया, क्योंकि वो वर्ल्ड में भी जो सिनेरियो चल रहा था वहाँ से भी जो है वो एक्सपीरियंस ले रहे थे, अवेयरनेस ले रहे थे, और जो उन्हें फ़ायदा हुआ था वर्ल्ड लेवल पर उसे देखकर लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, लोगों के अंदर एक हम कह सकते हैं कि मोटिव आया कि हमें भी अलग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए और हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। तो काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो खुली, लेकिन काफ़ी जो हैं अनसक्सेसफुल रही, और कुछ जो हैं वो सक्सेसफुल भी रही उस टाइम पर। उनमें से जो बड़ा नाम है वो है अमूल का, जो कि वाइट रेवोल्यूशन के थ्रू रहा, और दूसरा था वेरका का। तो अमूल रेवोल्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि वाइट रेवोल्यूशन जो है इसको नाम दिया जाता है, और इसमें जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है इकट्ठे होते हैं, और वो अपने सामान, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं और अपना सामान जो है वो डायरेक्टली लोगों को बेचते हैं, जिससे उनका भी ज़्यादा फ़ायदा रहता है और लोगों का भी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और वेरका जो था ये देसी घी का ब्रांड है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ही बनता था। तो ये भी एक अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, जो कि ये दो काफ़ी सक्सेसफुल जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रही। इसके बाद इन दो से इंस्पायर्ड होकर और भी जो हैं लोग वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने अपने लेवल पर बनाने लगे, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं इनका गठन जो है वो देश के अलग अलग कोने तक पहुंचना शुरू हो गया। और इसके बाद इनकी सक्सेसफुल देखकर गवर्नमेंट जो हैं उन्हें भी इंटरवीन करना पड़ा, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी सारे लेजिस्लेशन जो हैं वो पास किए टाइम टू टाइम, जो कि इन कोऑपरेटिव्स जो है इनको स्ट्रेंथन करने में काम आ रहे थे। ये लेजिस्लेशन जो है ये सब हम एक एक कर पढ़ेंगे, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है। आपको जो लेजिस्लेशन हुई है कोऑपरेटिव्स में, ये हम सारे लेजिस्लेशन वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा हम आइडिया ही इसका लेंगे। ओके, तो अलग अलग लेजिस्लेशन जो हुई वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो दो रही वो थी नाबार्ड 1982 में। तो नाबार्ड का गठन जो है वो 1982 में किया गया, और नाबार्ड जो है गांव के जो बैंक हैं या आरआरबीज जो हैं इन्हें रीफाइनेंस करता है, ताकि वो फार्मर्स को या एमएसएमईज जो हैं उनको सस्ता लोन जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि उन्हें जो है अपने ऑपरेशंस में कोई दिक्कत किसी तरह की ना आ सके। और उसके बाद एक 97th अमेंडमेंट रहा, ये 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवाया। इसके बारे में भी हम एक बिल्कुल अलग से एक पूरा लेक्चर लाएंगे। इसके तहत क्या क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रूल फॉलो किए जाते हैं इंडिया में, बिल्कुल इस पे अलग वीडियो बनेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये स्मॉल चीज़ जो है इसको याद रखिए। उसके बाद ये कुछ नाम हैं कोऑपरेटिव्स जो हैं इंडिया के, जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स हैं जो मौजूदा काम कर रहे हैं। उनमें नैफेड है, यानी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। देन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन की कोऑपरेटिव लिमिटेड है। देन किपचो है, दैट इज़ कृषक भारत कोऑपरेटिव लिमिटेड। अमूल एंड वेरका, मदर डेयरी एंड इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये काफ़ी फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया की, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और अपने इस फार्मूलेशन के टाइम से लेकर आज तक जो है काफ़ी सक्सेसफुल जो काम कर रही हैं हिंदुस्तान में। जे में अगर कोऑपरेटिव्स की बात करें, तो जे में जैसा कि बाकी चीज़ों में देखा जाए तो जे जो है काफ़ी पीछे रहा हर चीज़ में, तो कोऑपरेटिव्स के मामले में भी जे में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पुअर रही। और आज़ादी तक तो बिल्कुल भी आपको कोई कोऑपरेटिव जे में देखने को नहीं मिलेगा, और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपको बहुत कम कोऑपरेटिव जो थे वो जे में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी थी कि लोग कोऑपरेटिव्स की तरफ कम सोच रहे थे। लोगों को अपना इंडिपेंडेंट रोज़गार जो था वो मिल रहा था। तो थोड़े और भी इश्यूज़ थे हमारे स्टेट के, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो कोऑपरेटिव्स की तरफ जो है वो काफ़ी कम ध्यान दिया गया, और आज़ादी के बाद जो कोऑपरेटिव्स बने भी तो काफ़ी कम नंबर्स में बने, और काफ़ी लिमिटेड फील्ड्स में बने। 3 या 4 ही फील्ड्स हैं जहाँ पर इन जे में आपको कोऑपरेटिव्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड में बनते हैं, हाउसिंग में बने हैं, पोल्ट्री, डेयरी और फ्लोरिकल्चर। एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर जो है इनमें काफ़ी कोऑपरेटिव्स जो हैं जे में बने, वो भी बिल्कुल इनिशियल ईयर्स में ही कहेंगे। काफ़ी देर बने,
लिमिटेड बने और काफ़ी कम फील्ड्स में बने। उसके बाद ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स बने भी इंडिया जे.एंड.के में, वो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स को सुनकर बने कि जैसे जैसे नेशनल लेवल पर ये कहा गया कि कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उन्हें टैक्स कम लग रहा है, उन्हें सब्सिडीज़ दी जा रही है, लोन वेवर दिया जा रहा है। इससे इंस्पायर्ड होकर लोगों ने कोऑपरेटिव्स जे.एंड.के में बनाना शुरू किया, ना कि वेलफेयर के पर्पसेस से। तो पुअर डेवलपमेंट रही। तो ये कुछ कोऑपरेटिव्स हैं जो कि जे.एंड.के में मौजूदा दौर पर काम कर रहे हैं, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू में। तो इनके आप नाम याद रख सकते हैं इस टेबल से देखकर। एंड इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कुछ, ये जो रूरल एरिया हैं इसमें कोऑपरेटिव बैंक हैं जो कि काम कर रहे हैं। सॉरी, तो रूरल एरियाज़ में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये हैं अर्बन एरियाज़ में। और ये एक ट्रेंड है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2002 से लेकर 2011 के बीच में एग्रीकल्चर में कितने कोऑपरेटिव्स बने, हाउसिंग में कितने बने, पोल्ट्री में कितने बने, डेयरी में, फ्लोरिकल्चर में, और दूसरे इसके अलावा कितने बने। तो यहाँ पर जब आप एक ट्रेंड देखोगे तो आपको लगेगा कि 2002 से जब ये स्टार्ट हुए तो 2004 तक जो है इनका जो है नंबर वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन 2005 से लेकर 2011 के बीच में जगह आप देखोगे तो इनका नंबर फिर से कम होना शुरू कर गया है। और 2011 में तो सिर्फ 73 ही नई रजिस्ट्रेशन जो है जे.एंड.के के अंदर हो पाई हैं। तो ये ट्रेंड काफ़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है कोऑपरेटिव्स का जे.एंड.के में देखने को हमें मिल रहा है। और काफ़ी जो है बुरी हालत अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव्स की हमारी स्टेट में कह सकते हैं हम। तो ये था एक ब्रॉडर व्यू आप लोगों के लिए इस लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा भी आपको जहाँ से कोई सोर्स मिले वो आप ज़रूर देखिए। सिर्फ इतनी ही वीडियो तक लिमिटेड मत रहिए, कहाँ जहाँ भी आपको कोई सोर्स मिलता है तो आप ज़रूर उसको देखिए, एमसीक्यूज़ देखिए, और जितनी नॉलेज अपनी ब्रॉड कर सकते हैं आप ब्रॉड कीजिए। तो इसके सोर्सेज़ के लिए मैंने कुछ बुक्स की हैं डाउनलोड, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम के माध्यम से। और ज़्यादा मैंने इंटरनेट पे फोकस किया, यूट्यूब पे फोकस किया है, वहाँ से मैंने इन मटेरियल्स को कंपाइल करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो लेजिस्लेशन पर हम दूसरी वीडियो लाएंगे जो कि वेडनेसडे को आपको मिल जाएगी, और उसके एमसीक्यूज़ भी वेडनेसडे को आपको ही मिल जाएंगे। तो इसके एमसीक्यूज़ जो आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे, उसके लिए आप चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। एंड कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।